Dear students, in this lecture we are going to discuss paragraph writing. Paragraph is not something new. So ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ paragraph तो ये concept है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हुआ. You have been always making paragraphs. तो paragraph आप हमेशा से बनाते आए हैं. Paragraph जो है वो related sentence का एक structure होता है जिसमें हम related sentences जो होते हैं वो एक idea पे बात करते हैं. So हम कहते हैं अगर हमें paragraph को define करना तो हम कहते हैं paragraph is a framework for organizing ideas in a logical order. So जब हम ideas को एक logical order में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं paragraph. Because so many students come to me and I often tell them, I always tell them कि paragraph जो होता है वो vary करता है. उसकी length आपके idea पे depend करती है कि आपका idea कितना long है, कितना detailed है. लेकिन अगर फिर भी if you ask me to give you a standard कि भाई paragraph की standard length कितनी होनी चाहिए, so I'm not in a position कि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक paragraph कितनी लाइनों का होना चाहिए. बहरहाल if you need an idea तो paragraph जो होता है वो 5 to 6 sentences का होता है या 75 to 100 words का होता है. अगर हम हैंड रिटन की बात करें, अगर हम टाइप की बात करें तो 250 वर्ड्स का भी एक पैराग्राफ हो सकता है, 200 वर्ड्स का भी हो सकता है. तो पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो वेरी करती है. जो चीज मैटर करती है वो ये है कि जब आप पैराग्राफ शुरू करें तो उसे लेफ्ट इंडेंट करें. लेफ्ट इंडेंट करने से मतलब ये है कि थोड़ी सी जगह लेफ्ट पे छोड़ दें और आप वो थोड़ी सी जगह छोड़ के अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करें और फिर जब आपका पैराग्राफ खत्म हो जाए तो फिर आप लेफ्ट पे थोड़ी सी जगह छोड़ के पैराग्राफ शुरू करें. अब पैराग्राफ शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ. ठीक है. अब पैराग्राफ में होता क्या है? सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस इज वन आइडिया. सो मैं कहती हूँ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, दैट इज वन आइडिया. लेकिन मेरा ये कहना कि इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डजंट प्रूव एनीथिंग. सो मुझे अपने इस आइडिया को प्रूव करने के लिए मजीद सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी. वो सेंटेंस क्या करेंगे? वो हो सकता है कि ये बताएं कि इस साल इन्फ्लेशन कितनी है, पिछले सालों में कितनी थी. वो हो सकता है कि कंपेयर करें कि दुनिया में इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ती है, हमारे ग्रुप में किस रेट से बढ़ रही है. देयर इज आल्सो अनदर पॉसिबिलिटी कि हम कंपेयर कर लें कि चीजों की कीमतें कितनी थी, चीजों की कीमतें कितनी है, लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है और कैसे चीजें जो है वो लोगों की जो खरीदारी की कैपेसिटी है उससे बाहर निकल गई है. लेकिन अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मुझे रिलेटेड सेंटेंसेस चाहिए. भले मैं वो डाटा में लाऊं, भले मैं वो कोटेशन में लाऊं कि फलाना बंदा कहता है, लेट्स से डॉक्टर फरूख सलीम इज सेइंग कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है, स्टेट बैंक की कोई रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट ये कह रही है. बट आई नीड टू सपोर्ट माय स्टांस विद अदर सेंटेंसेस जो कि मेरे उस आइडिया को प्रूव कर रहे हैं. सो हम अगर एक सेंटेंस अकेला लिखें तो वो सेंटेंस कुछ प्रूव नहीं कर रहा होता. हमें कुछ जुमलों को मिला के लिखना होता है ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें, एक बात को साबित कर सकें. सो पैराग्राफ जो है वो एक फ्रेमवर्क है उन आइडियाज का जिनको एक लॉजिकली कनेक्ट किया गया है और एक ही थीम के ऊपर या एक ही डायरेक्शन में वो आइडियाज जो है वो प्ले करते हैं. जब हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पैराग्राफ में 3 चीजें होती हैं. नंबर 1 इज टॉपिक सेंटेंस, supporting detail and concluding sentence. Topic sentence is usually the first sentence of the paragraph. Topic sentence paragraph में वही है जो thesis statement है essay के अंदर. So topic sentence जो होता है ये most important idea है, ये most fundamental foundational idea है paragraph का. ये वो founding stone है जिसके ऊपर हमने paragraph की इमारत खड़ी करनी है. और जब हम paragraph की बात करते हैं तो different paragraphs मिलके essay बनाते हैं. हर पैराग्राफ essay राइटिंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक दीवार में एक ईंट. सो हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो कितना अच्छा है, हमारा पैराग्राफ कितना स्ट्रॉन्ग है. आई हैव सीन पैराग्राफ जो बच्चों ने इतने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे होते हैं, मतलब इतनी आपकी शीट है तो उसके ऊपर 3 पैराग्राफ लिखे हैं. अब वो 3 पैराग्राफ में क्या किया जी, थोड़ी सी बात की है, अगला पैराग्राफ बना दिया, थोड़ी सी बात की है, अगला पैराग्राफ बना दिया. जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो आप क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स में डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं. एक पैराग्राफ में डिफॉरेस्टेशन है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर फार्मिंग है, तीसरे पैराग्राफ के अंदर अर्बनाइजेशन है. नाउ इफ देयर इज अ लिंक बिटवीन दीस 3 थिंग्स, व्हाई डोंट यू कंबाइन देम इनटू वन पैराग्राफ एंड
जरूरी होता है अच्छी राइटिंग के लिए। सो पैराग्राफ में तीन चीजें, टॉपिक सेंटेंस जो है वो आपका फाउंडेशनल आइडिया है, मेन आइडिया है, उस आइडिया को आपने प्रूव करना है। सो टॉपिक सेंटेंस जो है जिसको हम शो करेंगे टीएस के साथ, टॉपिक सेंटेंस जो है वो आपके आपके पैराग्राफ का यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस के बाद हमारे पास आता है सपोर्टिंग डिटेल। सपोर्टिंग डिटेल जो होती है उसका काम ये है कि वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करे। अब सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? टॉपिक सेंटेंस को इलैबोरेट किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है कि टॉपिक सेंटेंस क्या कह रहा है। सो हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि पास्ट ईयर की आई थिंक 2017 की प्रेसी में आया था। All the evil in the world is spread by those who are always up and doing and do not know when they ought to be up, not what they ought to be doing. अब ये सेंटेंस उसने लिख दिया, this sentence is quite difficult to understand. फिर वो आगे लिखता है कि devil is the busiest creature in the world. उसने एक आइडिया दिया, उस आइडिया को अपने वोकैबुलरी में लिखा, अपने आइडिया में, अपने एक्सप्रेशन में लिखा, फिर वो उस आइडिया को रीराइट करता है। रीराइट इसलिए करता है because the message is this, that Satan or devil is the busiest creature in the world and he disapproves any kind of laziness in his kingdom. So all the people in the realm of hell, in the realm of Satan are busy creatures. So busyness is a work of devil, that is an idea. So writers क्या करते हैं कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, हम पैराग्राफ को इलैबोरेट करते हैं, पैराग्राफ के मेन आइडिया को, टॉपिक सेंटेंस को इलैबोरेट किया जाता है। सपोर्टिंग डिटेल या तो टॉपिक सेंटेंस को इलैबोरेट कर सकती है या फिर वो जो टॉपिक सेंटेंस पे बात की गई थी उसके लिए कोई एविडेंस या एग्जांपल प्रोवाइड कर सकती है। एक तीसरा काम भी है जो सपोर्टिंग डिटेल कर सकती है, वो ये है कि जो एविडेंस दी गई है उसको एक्सप्लेन करें। यानी नंबर 1 जो हमारा फाउंडेशनल आइडिया था, जो हमारा टॉपिक सेंटेंस था, उसको इलैबोरेट करें। नंबर 2 उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जांपल दे। नंबर 3 उस एग्जांपल को फर्दर एक्सप्लेन करें जिससे क्लैरिटी आए आइडिया के अंदर। ठीक है, सो ये तीनों काम हमारी सपोर्टिंग डिटेल कर सकती है। अब किसी पैराग्राफ के अंदर हो सकता है कि इनमें से एक काम हो रहा हो, सिर्फ मेन आइडिया को इलैबोरेट किया जा रहा हो। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि किसी पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया को इलैबोरेट भी किया जा रहा हो और एग्जांपल भी दी जा रही हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स दी जाए। एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि एक पैराग्राफ ऐसा हो जिसमें एग्जांपल भी हो और एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन भी हो। और हमारे पास वो पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें टॉपिक सेंटेंस के बाद तीनों तरह की सपोर्टिंग डिटेल पाई जाए। यानी पहले आइडिया को एक्सप्लेन किया जाए, फिर उसमें जो एग्जांपल है उसको एग्जांपल दी जाए और आखिर में एग्जांपल को भी एक्सप्लेन किया जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास किसी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए किस किस्म का डाटा मौजूद है। जब हम बात करते हैं सपोर्टिंग डिटेल की, तो उसके बाद अब जाहिर बात है हमने अपने मेन आइडिया को सपोर्ट कर दिया। अब हमने जब सपोर्ट कर लिया है तो हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, उस नतीजे को हम राइटिंग में कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस को हम CS से शो करेंगे। कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है कि ये वापस आता है टॉपिक सेंटेंस में, रीविजिट करता है टॉपिक सेंटेंस को। जब हम कहते हैं कि रीविजिट करता है तो हमारी मुराद ये है कि हमारे टॉपिक सेंटेंस में जो भी बात की गई, हमारे पैराग्राफ का जो भी मेन आइडिया था, जो भी थीम थी, उसको सम अप करेगा। जब हम कहते हैं बैक टू रिसर्च क्वेश्चन, सो राइटिंग में एक बड़ी कॉमन चीज है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें रिसर्च क्वेश्चन होता है, लाइक व्हाट इज अ नेशन, व्हाई द आइडिया ऑफ नेशन नेशनलिज्म इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो कंट्रोवर्शियल। सो जब भी हमारे पास कोई सवाल पैराग्राफ में किया जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस रिसर्च क्वेश्चन की तरफ वापस जाए आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी उस सवाल
टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस में से कम दो चीजें मौजूद ना हो। वैसे तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसे में लिख रहे होते हैं तो बहुत दफा हमें कंक्लूडिंग सेंटेंस की जरूरत नहीं होती पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स जो होते हैं दे आर इंटीग्रेटेड टुगेदर। सो वो एक बड़ा होल है हमारे पास जिसमें वो सारे आइडियाज मिलके एक मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी थीसिस स्टेटमेंट को। सो हमें हर पैराग्राफ के एंड में कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं देना पड़ता, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि कंक्लूडिंग सेंटेंस हम नहीं दे रहे, हमने टॉपिक सेंटेंस दिया, हमने सपोर्टिंग डिटेल दी, ओपन एंडेड छोड़ दिया पैराग्राफ को, फिर हम अगले पैराग्राफ में पिछले पैराग्राफ को रिलेट कर देते हैं, यानी जो कंक्लूडिंग सेंटेंस वाला काम था वो नेक्स्ट पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस करता है, वो पिछले को और अगले आइडिया को रिलेट कर देता है, कनेक्शन बना देता है। इससे हमारे पास राइटिंग में जो चीज आती है उसे कहते हैं कोहेरेंस। सो हम जब पैराग्राफ को देखते हैं तो इनमें से कम दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। सो टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल हम यूजुअली देखते हैं कि हर पैराग्राफ में पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया है कि पैराग्राफ में एक बिगिनिंग है, एक मिडिल है और एक एंडिंग है। ये स्टैंडर्ड तरीका है पैराग्राफ लिखने का, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। राइटिंग में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जो भी रूल बताया जाएगा उसकी एक एक्सेप्शन होगी। सो टेक्निकली हमारे पास पैराग्राफ बनता है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल 1, सपोर्टिंग डिटेल 2 एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा पैराग्राफ वो होता है जिसमें कम से कम 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हो, बट दैट वेरीज। कभी आपके पास 3 होती है, कभी आपके पास 1 सपोर्टिंग डिटेल होती है, कभी 2 होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड format in which you are supposed to write a paragraph, but then we have an exception to it, which is inverted paragraph. Inverted paragraph में क्या होता है कि हम पैराग्राफ शुरू करते हैं सपोर्टिंग डिटेल नंबर 1 से, फिर हम देते हैं सपोर्टिंग डिटेल नंबर 2 और एंड में हम देते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। यानी एक पैराग्राफ उल्टा होता है, उसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस नहीं आता। आधा पैराग्राफ एक चीज की बात करता है, आधा पैराग्राफ दूसरी चीज की बात करता है, और जब हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो वो हमारे दोनों आइडियाज को ज्वाइन टुगेदर करके एक नतीजा निकालता है और हमें समझ आता है कि एक्चुअली मेन आइडिया क्या है। सो ऐसे पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। ठीक है, सो हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग में एक एक्सेप्शन भी आ जाती है। जब हम इन्वर्टेड पैराग्राफ कहते हैं तो ये वो पैराग्राफ है जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले एसे के अंदर बनता है, या कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले पैराग्राफ में बनाया जा सकता है। एक और चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि a long and complex paragraph, जब पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाए और उसका आइडिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो, is broken into shorter and simpler paragraphs। अगर आपका पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाए और उसका आइडिया बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं, हम उसके चंक्स करते हैं, छोटे पैराग्राफ्स बनाते हैं और उन पैराग्राफ्स के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। ये करने से क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, when you break one paragraph into pieces, then understanding that paragraph becomes easier। So हम आउटलाइन में एक चीज पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर और सबस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर जो बड़े-बड़े मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ऐसे में डिस्कस करना है, और सबस्ट्रक्चर जो है वो उस बड़े-बड़े चंक्स के अंदर, उन बड़े-बड़े लेबल्स और हेडिंग्स के अंदर वो पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं। सो हम बात करते हैं लेट्स से डिफाइन करने की। सो डेफिनेशन हो सकती है 2 पैराग्राफ की हो। डेफिनेशन हम रसल की दे रहे हैं, ड्यूरेंट की दे रहे हैं, हम दे रहे हैं के अजीज की डेफिनेशन दे रहे हैं, हम मोहित हुसैन की दे रहे हैं, हमारे पास कई सारी डेफिनेशन आ गई। हमने क्या किया कि हर डेफिनेशन को एक अलग पैराग्राफ में लिखा और इलैबोरेट किया। सो इस तरह हमारी डेफिनेशन वाली हेडिंग के नीचे 4 पैराग्राफ आ गए। आप कॉजेस की बात कर रहे हैं तो एक तो कॉज नहीं है ग्लोबल वार्मिंग की, देयर आर मल्टीपल कॉजेस, तो आपने 7 से 8 कॉजेस लिखनी है। अब टेक्निकली 7 से 8 कॉजेस अगर हम बात करें स्टैंडर्ड राइटिंग की तो वो 7 से 8 कॉजेस जो है वो एक ही पैराग्राफ में आनी चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू आर गोइंग टू राइट a paragraph which is offering 7 to 8 causes of a global issue, तो वो 7 से 8 कॉजेस जो है वो कम से कम आपके 2.5-3 सफे कंज्यूम करेंगे। इतना तो मार्जिन ही नहीं है हमारे पास कि हम 2.5-3 सफे जो है वो इसी चीज में लगा दें। सो हम क्या करते हैं, हमने अपने रीडर को विजुअल ब्रेक देना
नाउ दिस इज टोटली अप टू यू कि आपने एक कॉज को एक पैराग्राफ में लिखना है, एक पहली दो जो कॉजेज है उनको एक पैराग्राफ में लिखना है, तीसरी को किसी और में लिखना है। आपने किस तरीके से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, वो वाली चीज जो कि हमने बात की थी, हमने जब अपने लैंग्वेज की एक्सप्रेशन की बात की थी, जब हम बात कर रहे थे डायनामिक्स ऑफ ऐसे राइटिंग की, तो हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट भी होती है, जनरल टू स्पेसिफिक भी होती है, वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल भी होती है और कंपेयर और कंट्रास्ट भी होती है। सो कॉजेज वाले को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट में ऑर्गेनाइज करेंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, लेट्स से पहली कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या करते हैं कि पहले दो कॉजेज के ऊपर दो पैराग्राफ देते हैं, तीसरी पैराग्राफ के अंदर आप तीसरी और चौथी कॉज को ले आते हैं, और चौथे पैराग्राफ के अंदर आप 5, 6, 7, 8 तीनों कॉजेज को डिस्कस करके बात को खत्म कर देते हैं। सो आप कॉजेज वाले में टोटल 4 पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन असल में वो आपका ओरिजिनली एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ होना चाहिए था, जिसे आपने कन्वीनियंस के लिए ब्रेक करके डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिख दिया है। मैंने आपके पैराग्राफ वाले लेक्चर के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू रीडिंग मटेरियल फॉर पैराग्राफ एंड यू आर आल्सो सपोज्ड टू राइट योर पैराग्राफ, तो हम पैराग्राफ को बकायदा डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं ये जो बातें कर रही हूँ इनको विजुअली आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। पैराग्राफ में हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया कि पैराग्राफ के पार्ट्स क्या है, पैराग्राफ के एसेंशियल्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पैराग्राफ को पैराग्राफ बनाती हैं। एक है यूनिटी, पैराग्राफ में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन आइडिया, then only one idea will be discussed in that paragraph. There is a possibility कि आप compare and contrast करो, compare and contrast आप कर सकते हैं। compare and contrast में क्या होता है कि आप दो आइडियाज दे रहे होते हैं, लेकिन फिर आपका मेन आइडिया ही ये है कि आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, जैसे गुड एंड बैड फेस ऑफ नेशनलिज्म या टू फेसेस ऑफ नेशनलिज्म। अब आप बात ही नेशनलिज्म की दो साइड्स की करें, सो दैट इज योर मेन आइडिया, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टू फेसेस की बात करें तो आप थ्री फेस भी बीच में ले आए, दैट वोंट हैपन। पैराग्राफ में यूनिटी होती है, उसका थीम और सब्जेक्ट सेम रहता है। अगर आप टाइप्स वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ टाइप्स होंगी, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें उसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सिर्फ डेफिनेशन होगी, कॉजेज वाले में सिर्फ कॉजेज होगी। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों का ऑर्डर हमारे पास होता है। ऑर्डर किस सेंस में कि हम बात करते हैं एजुकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड सेमी फॉर्मल एजुकेशन। अब ये ऑर्डर खुद ही बना हुआ है, फॉर्मल वो है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में मिल रही है, इनफॉर्मल आपको घर में मिल रही है, सेमी फॉर्मल जो कि आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं जब आपकी डेवलपमेंट चल रही है सोशल इंटरेक्शंस एंड अदर मीडियम्स के थ्रू, तो इसका एक ऑर्डर बना हुआ है। बट देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि आपको खुद से ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, जैसे कि आप बात करना चाह रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया की, सो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, नॉर्थ सेंट्रल मुस्लिम कम्युनिटी है। आप एक लॉजिकल ऑर्डर देते हैं, जिस इलाके में सबसे बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आप उसको पहले रखा, फिर वो वाला जिसमें दूसरे नंबर में मुस्लिम कम्युनिटी है, और आखिर में नॉर्थ सेंट्रल रीजन जो है, नॉर्थ सेंट्रल मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसकी बात की, क्योंकि उसमें लीस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स पाए जाते हैं। सो बात का ऑर्डर जो होता है वो प्रीडिफाइंड होता है, हम उसी को फॉलो करते हैं, एंड एट टाइम्स वी हैव टू डिसाइड आवर ओन ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग आइडियाज। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो पैराग्राफ की होती है और जो एसेंशियल है वो है वैरायटी, वेरिएशन। राइटिंग की जान है वेरिएशन। अगर आप राइटिंग में वेरिएशन नहीं दे सकते तो आपकी राइटिंग मुझे बोर करेगी। सो आपने एग्जामिनर को बोर नहीं करना, आपने एग्जामिनर के इंटरेस्ट को डेवलप करना है और एग्जामिनर को ऑक्यूपाई करना है, उसको प्रेजेंट करनी है कोई चीज जिससे वो आपकी राइटिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो वैरायटी से क्या होता है, वैरायटी में हमें क्या चाहिए, अवॉइड मोनोटनी, रिपीटेटिव कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही टोन में बात किए जा रहे हैं, एक ही टाइप के सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, आपकी एक जैसी वोकैबुलरी चल रही है, आपने 10 दफा एक ही पैराग्राफ में कहा इन दिस कंट्री, इन पाकिस्तान, इन दिस कंट्री, यू नीड टू चेंज इट, ठीक है। अब जैसे राइटिंग में अक्सर मैं देखती हूँ एक बच्चे ने वर्ड यूज किया कैटेक्लिज्म,
बहुत जरूरी है। आप किसी भी किताब को उठा लें, किसी भी चीज को उठा के देखें, लेंथ अखबार में देख लें, लेंथ जो होती है वो वेरी करती है हमेशा पैराग्राफ की, सेंटेंस की भी वेरी करती है। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स जो हैं, E.M. फॉस्टर हो गया, अच्छा वाला पैराग्राफ लिख रहा है, लंबे लंबे जुमले, अचानक एक बहुत ब्रीफ और बहुत एग्जैक्ट शॉर्ट सेंटेंस देगा, ठीक है। सो दैट इज वेरी कॉमन एज अ राइटिंग प्रैक्टिस। सो हमें इसेंशियल्स जो पैराग्राफ राइटिंग के हैं ज़हन में रखने हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना है वो है यूनिटी, ऑर्डर एंड वैरायटी और वेरिएशन। हैविंग सेड दैट, अब हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से मुख्तलिफ होता है, ना सिर्फ लेंथ में बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन। भाई पैराग्राफ लिखने का मकसद क्या है, ये पैराग्राफ लिखा क्यों गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपने पैराग्राफ लिखे तो फंक्शन क्या है, क्या कर रहा है आपका पैराग्राफ। ये हमारे पास कुछ फंक्शन है जो कि आपको जहन में रखने पड़ेंगे, ये 7 फंक्शंस। पैराग्राफ जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकता है। जो आप जो इंट्रोडक्शन में अपना डिफाइनिंग वाला, डेफिनेशन वाला पैराग्राफ लिखते हैं, उसका फंक्शन क्या है, डिफाइन करना एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप चाहे अगर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हैं तो आपका डेफिनेशन वाला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन बनेगा, और अगर आपने इंट्रोडक्शन में अटेंशन कैचर दिया है तो अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट और प्रीव्यू के बाद आप नए सिरे से डेफिनेशन वाला जो पैराग्राफ है उसको राइट करेंगे। सो पैराग्राफ जो होता है वो डिफाइन कर सकता है कॉन्सेप्ट को, पैराग्राफ जो होता है वो एग्जांपल दे सकता है या केस स्टडी दे सकता है। सो मैं ये बात नहीं कर रही हूं कि पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल है, मैं ये कह रही हूं कि पैराग्राफ है ही एग्जांपल प्रेजेंट करने के लिए। सो हम पैराग्राफ देखते हैं E.M. फॉस्टर के एस्से टॉलरेंस में। वो कहता है कि इतने सारे फिलोसोफर्स गुजरे, इतने सारे स्कॉलर्स गुजरे, लेकिन किसी ने भी टॉलरेंस के बारे में नहीं लिखा। उसने ये बात की, अब पूरे के पूरे पैराग्राफ में वो एग्जांपल देता है कि एरिस्टोटल ने नहीं लिखा, सोक्रेटिस ने नहीं लिखा, प्लेटो ने नहीं लिखा, मार्टिन लूथर ने नहीं लिखा, हर्पिशिया ने नहीं लिखा, किसी भी बंदे ने नहीं लिखा। आगे वो कहता है लिखा तो अशोका ने लिखा, जिसकी एक बहुत ब्रूटल और बारबैरिक हिस्ट्री थी, लेकिन जब उसकी सोच में एक चेंज आई तो उसने टॉलरेंस का जो सबक था वो उसने दिया। सो हम सिर्फ एग्जांपल्स के लिए या कोटेशंस के लिए भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में बहुत सारी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी से ज्यादा है 3 से 4, और एक पैराग्राफ सिर्फ एक एग्जांपल के ऊपर हो सकता है जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो केस स्टडी में हम एक इंसिडेंट को, एक एग्जांपल को थॉरली इलैबोरेट करते हैं। फिर एक और फंक्शन पैराग्राफ का ये है कि किसी चीज में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो उसके अंदर लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उन स्टेप्स की बात करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हम पैराग्राफ जो हो वो किसी चीज के स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहे हैं। पैराग्राफ जो होता है वो फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, दिस इज आल्सो पॉसिबल कि हम पैराग्राफ के अंदर फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। पैराग्राफ जो होता है वो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड भी कर सकता है। पैराग्राफ प्रेजेंट कर सकता है आर्गुमेंट। पैराग्राफ जो होता है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट का काम भी कर सकता है। यानी ये नहीं है कि हर पैराग्राफ के अंदर आर्गुमेंट ही दिया जा रहा होता है। पैराग्राफ के अंदर डेफिनेशन हो सकती है, पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल हो सकती है, पैराग्राफ के अंदर किसी चीज के प्रोसीजर हो सकता है, स्टेप्स हो सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, पैराग्राफ के अंदर कोई इंसिडेंट्स हैं, कोई चीजें हैं, कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पैराग्राफ में कंपेयर एंड कंट्रास्ट का काम किया जा सकता है, ठीक है। जो हम सिर्फ आर्गुमेंट नहीं देते पैराग्राफ में, हम ये सारे काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो पैराग्राफ एक ऐसी चीज नहीं है कि जब आपने एस्से राइटिंग में काम करना है तो आप कहेंगे पैराग्राफ तो बहुत छोटी सी चीज है, पैराग्राफ क्या होता है, ऐसा नहीं। पैराग्राफ आपकी बुनियादी चीज है और सबसे पहले आपने जिस चीज पे काम करना है वो है पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पे पहले काम करेंगे, एस्से पे आपने दूसरे नंबर पे काम करना है। आपकी पैराग्राफ राइटिंग ठीक हो जाएगी तो आपका एस्से ऑटोमेटिकली रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप लिखने से पहले 100 दफा बैठ के सोचेंगे मैंने पैराग्राफ में लिखना क्या। जब भी आपके सामने पैराग्राफ आया तो उसमें देखें कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, कौन सा मेन आइडिया है, फाउंडेशनल आइडिया जो टॉपिक सेंटेंस के थ्रू आपको कन्वे किया जा रहा है। आपको टॉपिक सेंटेंस नजर आ गया, टॉपिक सेंटेंस क्वेश्चन भी हो सकता है। जब आपको नजर आ गया तो उसके बाद आप ये देखें कि इस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन दी गई है,
एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है, ये तीनों काम किए गए हैं या इन तीन में से कोई से दो काम किए गए हैं। जब सपोर्ट कर दिया गया है टॉपिक सेंटेंस को, तो फिर देखें कि कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन दिया गया है तो क्या वो टॉपिक सेंटेंस है, किसी रिसर्च क्वेश्चन का जवाब है, या नेक्स्ट पैराग्राफ का क्लू है। आपके सामने एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ आया, तो ये समझने की कोशिश करें कि क्या पिछला पैराग्राफ और अगला पैराग्राफ मिलके काम कर रहे हैं या ये दो इंडिपेंडेंट आइडियाज हैं। ये तो नहीं हुआ कि कहीं एक ही पैराग्राफ को 2 से 3 पैराग्राफ में तोड़ा गया है कन्वीनियंस के लिए। ये वाली चीज हमें प्रेसी का जो हमारा सवाल होता है उसमें पर्टिकुलरली प्रॉब्लम पोज करती है कि जब आप प्रेसी का ओरिजिनल पैराग्राफ देखते हैं तो आपको नजर आता है कि इसमें 4 पैराग्राफ हैं, आपको नजर आता है कि उसमें 3 पैराग्राफ हैं। पहला सवाल जो पहली चीज बच्चे के दिल में आती है कि सामने 3 पैराग्राफ हैं, तो क्या मैंने 3 पैराग्राफ्स में समरी करनी है जो उसको प्रिसाइज करना है, या मैंने एक पैराग्राफ देना है। आंसर इज दिस कि एक्चुअली वो जो 3 पैराग्राफ में तोड़ा गया है वो आपको समझाने के लिए तोड़ा गया है, आपकी कन्वीनियंस के लिए, पैराग्राफ को सिंपलीफाई करने के लिए। बट दैट डज नॉट मीन कि जब आपने उसको प्रिसाइज करना है तो आपने 3 पैराग्राफ बनाने हैं। आपने एक ही पैराग्राफ बनाना है क्योंकि वो एक ही आइडिया था, उस एक आइडिया को तोड़ के लिखा गया है, लेकिन आइडिया वन है, एक ही आइडिया को सपोर्ट करे। तो आपकी प्रेसी जो होती है दैट इज 1 पैराग्राफ। Another thing, although this is not प्रेसी in composition class, जब आप प्रेसी करते हैं तो आपकी प्रेसी हमेशा एक्सटेंडेड पैराग्राफ होता है, यानी उसमें टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल 1, सपोर्टिंग डिटेल 2 और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। अगर आपको ओरिजिनली इन्वर्टेड पैराग्राफ दिया हो तो इन्वर्टेड पैराग्राफ आप एस्से में लिख सकते हैं, एस्से में आप ये काम करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप ये काम प्रेसी में करेंगे, पैराग्राफ को उल्टा लिखेंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसी जो है वो क्लियर राइटिंग है, कंसाइज राइटिंग है, टू द पॉइंट राइटिंग है। लेकिन एस्से के अंदर क्या होता है कि जब हम एस्से में राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें चाहिए वेरिएशन, स्टाइल, और ये चीजें आपके पास तब आती है जब आप सेंटेंस से लेके पैराग्राफ तक जहां पे भी आपकी लिमिट्स है राइटिंग की, आप अपने स्टाइल को एक्सपैंड करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट के बारे में लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको दो चीजों का कंपैरिजन आ रहा है। सो बहुत दफा स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद आधे पैराग्राफ में हमने एक चीज लिखनी है और आधे में दूसरी लिखनी है। अगर तो आपको सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग का सवाल आए और आपने टॉपिक उठाया कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तो आप आधा पैराग्राफ लिख सकते हैं डेमोक्रेसी पे, आधा लिख सकते हैं डिक्टेटरशिप पे। लेकिन अगर आपको ऐसे आया है इज डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज, इस तरह के ऐसे के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप एक पैराग्राफ पहले लिखें डेमोक्रेसी के ऊपर, एक लिखें डिक्टेटरशिप के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू विल स्प्लिट योर एसे इनटू 2 पार्ट्स, या आप उसमें सेक्शन बनाएंगे। पहले आप डेमोक्रेसी को डिफाइन कर लें, एक पैराग्राफ में करें, 2 में करें, 3 में करें, फिर आप डिक्टेटरशिप को डिफाइन करें, फिर आप कंपेयर करें। आप बताएं कि कैसे डेमोक्रेसी के अंदर लीगल रैशनल पावर होती है और डिक्टेटरशिप के अंदर आपकी ट्रेडिशनल पावर होती है। आप एक की टर्म को लेके पहले एक आर्गुमेंट को पूरा करेंगे, फिर आप दूसरे की टर्म में दूसरे आइडिया को पूरा करेंगे। सो आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट का ऐसे बन जाएगा। This brings me to the end of the lecture. मैं दोबारा उसी बात को रिविजिट करूंगी कि टॉपिक सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ का एसेंस होता है, किसी भी पैराग्राफ की थीम होती है। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के लिए वही है जो थीसिस स्टेटमेंट है एस्से के लिए। सो अगर आपने अपने एक अच्छा एस्से प्रोड्यूस करना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसका प्रीरेक्विजिट ये है कि आप एक अच्छा पैराग्राफ प्रोड्यूस करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक अच्छा पैराग्राफ प्रोड्यूस करेंगे तो आपके वही 30-40 पैराग्राफ्स जो हैं वो 30-40 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 25 से 30 पैराग्राफ्स जो हैं वही मिलके आपका 3000 वर्ड्स का एक एस्से बनाएंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होगी एक टॉपिक के ऊपर। सो आपको प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन वाले पेपर के अंदर आपके सेंटेंस को चेक किया जाता है। आपको किसी का पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उसको इवैल्यूएट करना होता है, उसको समझना होता है, उसके मानी को समझना होता है, उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है। लेकिन एस्से के पेपर में जब आपको एक टॉपिक को एक्सपैंड करना होता है तो आप एग्जामिनर को जो चीज ऑफर करते हैं दैट इज अ पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ की हेल्थ डिटरमिन करेगी, आपके पैराग्राफ की का स्ट्रक्चर और आपके पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंसिव होना
this lecture to be very helpful. In the next video, I will share with you some paragraphs that we have to go through, and I will help you see the structure of the paragraph, that how a paragraph has been written, what are different parts of the paragraph, और कैसे paragraph का function क्या है, ठीक है? That is very important for you to understand. Thank you so much. I will see you in another video.